चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कैपिटल गेन के लिए क्या क्या पढ़ दिया अभी तक हमने? कैपिटल गेन से रिलेटेड ट्रांसफर, कैपिटल एसेट। दो क्लास बस इतनी सी कथा में ख़त्म हुई है, ट्रांसफ़र और कैपिटल एसेट। तो अब जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। देखो, कैपिटल गेन कंप्यूट कब करोगे? जब ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र किस चीज़ का होगा? कैपिटल एसेट का। तो क्या कैपिटल एसेट का सेल होना जरूरी है? कैपिटल एसेट का सेल होना जरूरी है क्या? नहीं सर। सेल होना जरूरी है, ट्रांसफर होना जरूरी है? सेल होना जरूरी नहीं है, ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है तो कैपिटल गेन आएगा, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं आएगा, है ना। तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। यानी कि अब हम कैलकुलेट तो तभी करेंगे जब भी वो ये वाली लाइन सद हो जाएगी। सेक्शन 45 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द कैपिटल गेन विच सेज एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिसका अफेक्टेड जब ट्रांसफर कब हो जाना चाहिए? पिछले साल में, है ना, प्रीवियस ईयर में। जब वो पिछले साल में ट्रांसफर होगा तभी तो आप असेसिबिलिटी टैक्स लगाओगे। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे अभी मान लो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है। तो ये हम कॉमर्स के बच्चे हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा फाइनेंशियल ईयर कौन चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आप कोई एसेट ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर में मतलब वही सारी चीज़ें इंक्लूड है जो सेक्शन कहाँ दी थी? ट्रांसफर में कहाँ ट्रांसफर की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। देखो, इतनी बार कराने का फायदा ये हुआ कि अब आप बोल पा रहे हो, है ना। आपको बार बार मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ कि आपको आदत हो जाए, सेक्शन के साथ बात करने की आदत हो जाए, तो आपको आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 में जो ट्रांसफर की चीज़ दी थी, ट्रांसफर इंक्लूड बार्टर, एक्सचेंज, सेल, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, है ना, वो सारी चीज़ें। तो अगर कैसे एसेट में ऐसा कोई भी चीज़ होगा, चाहे उसके बाद गेन हो या लॉस हो, है ना, गेन, अगर ये प्रॉफिट और गेन है, इसका मतलब नेगेटिव इनकम भी है। प्रॉफिट और गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक बात याद रखनी है कि अब आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कब करोगे? जब आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। और वो ट्रांसफर भी कब हो जाना चाहिए? पिछले साल में, है ना, पिछले साल में। यानी कि अगर इस साल में कोई मेरी कैपिटल गेन आएगी, चाहे कैपिटल गेन लॉस हो या कोई कैपिटल एसेट इस साल में ट्रांसफर होगी, अप टू कब तक की डेट के लिए? कब तक की डेट का ट्रांसफर इसी साल का माना जाएगा? 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024 तक अगर कोई भी मैंने ट्रांसफर 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक मैं कोई भी चीज़ ट्रांसफर कर दी है या करूँगा, कौन सी चीज़? जो कैपिटल एसेट थी। और कैपिटल एसेट आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज। अच्छा, कैपिटल एसेट 14 कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी है, अगर उसमें लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, है ना, क्या लिखा था उसमें? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का मतलब प्रॉपर्टी वो लैंड एंड बिल्डिंग वाली ही प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी है, मूवेबल, इमूवेबल, कुछ भी, शेयर्स भी उसके अंदर है, ज्वेलरी भी उसके अंदर, पर्सनल जो मूवेबल इमूवेबल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होगी। और जो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट थी उसमें 6 तरह की चीज़ें थी केवल। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट में केवल 6 तरह की चीज़ें थी। कौन कौन सी चीज़ें थी वो? ज्वेलरी, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर और ड्राइंग, है ना, 6 तरह की चीज़ें थी। अब मान लीजिए किसी के घर में खुदाई में कुछ पुराने ज़माने का घड़ा मिल गया, तो क्या होगा? वो है ना, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ही तो है। कोई पेंटिंग है किसी, आपके पास दादा परदादा के ज़माने से, पीछे ज़माने से आपके घर में कोई पेंटिंग पड़ी आ रही है, अब वो बेचोगे तो हो सकता है वो एंटीक की कीमत में बिके। तो वो पेंटिंग क्या है? वो आर्कियोलॉजी, वो मतलब आपकी कैपिटल एसेट है। मकबूल फिदा हुसैन, M.F. हुसैन, लियोनार्डो दा विंची, उनकी जो ड्राइंग है, जो आर्ट वर्क है, उनका जो आर्ट वर्क है वो बिकता कैसे है? क्या सस्ते में बिकता है? नहीं बिकता, बहुत महंगे बिकता। तो उसको बेचने में क्या आएगा? कैपिटल गेन। तो ऐसी चीज़ें कैपिटल एसेट है, ये बिकेंगी तो कैपिटल गेन आ जाएगा। आपको बस एक सूत्र वाक्य याद रखना है, सिंपल सा, कि जब भी आपको कैपिटल गेन निकालना होगा ना, तो आपको क्या देखना है कि उसके एसेट का ट्रांसफर कब हुआ, बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप ट्रांसफर आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप कैपिटल गेन निकाल लोगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ट्रांसफर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो कैपिटल गेन निकालने में हमेशा तकलीफ होने वाली है। तो आपको जब भी कैपिटल गेन निकालना है
तो सबसे पहले क्या है कि ट्रांसफ़र किस डेट पे हुआ, जिस डेट पे वो एसेट ट्रांसफ़र हो गई उस डेट का उसके पैसे मिलने से डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल नहीं है, ध्यान रख लेना। ऐसा होगा कई बार। देखो ये लाइन फिर से पढ़ो, लास्ट वाली लाइन पढ़ना है, इसकी क्या लिखा है, कैपिटल गेन एंड सेल बी डीम टू बी द 45(1) की सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 की लास्ट की 2 लाइन पढ़ना, जहां से लिखा है shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको अलग से। अगर इस पर्टिकुलर लाइन को आपको बिल्कुल जज्ब हो गई, ये बात सबको समझ हो गई, तो आप कैपिटल गेन में कहीं भूलोगे नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोविजन आएंगे फिर सिर चकराने लग जाएगा। मैं इसके बेस को इसीलिए मजबूत कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़े खतरनाक प्रोविजन है, पीजीबीपी से ज़्यादा टेढ़े प्रोविजन है, आपका सर चकरा जाएगा। ये क्या हो रहा है यार, वो ट्रांसफ़र तो आपने 2019 में किया था, टैक्स 2023 में क्यों दे रहे हैं, ऐसा भी होगा। ये लाइन क्या कह रही है, इन विच प्रीवियस ईयर क्या है, चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ध्यान रखना, ये कौन कह रहा है पता है, 45(1) बोल रहा है, बाकी नहीं बोल रहे हैं। ये 40 यहाँ सेक्शन 45 लिखा है, विद इन ब्रैकेट 1 लिखा है, देख रहे हो आप ये 1, ये सेक्शन 45 ऊपर लिखा हुआ है, ये सेक्शन 45 का सबसेक्शन 1 लिखा है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 केवल ये बात बोल रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड, उसी साल लगेगा। लेकिन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A देखो जरा क्या पढ़ रहा है, 1A को पढ़ना जरा क्या कह रहा है। मतलब पहले 1 की बात समझ आई कि अगर मैं 2023-24 में कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता हूं तो उसका कैपिटल एसेट का टैक्स कब दूंगा, असेसमेंट ईयर 24-25 में। मैं अपनी ITR असेसमेंट ईयर में ही तो भरता हूं। पहले फाइनेंशियल ईयर में मैं इनकम कमाता हूं और असेसमेंट ईयर में मैं ITR भरता हूं। यानी कि मैं अगर मैंने इस साल में कोई भी कैपिटल एसेट से इनकम कमाई होगी, आइदर इट इज पॉजिटिव साइड और इट इज नेगेटिव साइड, मेरे को कैपिटल एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कहाँ दिखाऊंगा मैं, अपनी ITR भरते हैं। ITR कब भरूंगा, असेसमेंट ईयर 24-25 में। ये बात तो क्लियर है ना सबको। असेसमेंट ईयर 24-25 में अपनी ITR भरूंगा तो दिखाऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने क्या इनकम कमाई, क्या लॉस कमाया। तो वो कह रहा है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कह रहा है, अभी केवल 1 की बात हो रही है। 1 क्या कह रहा है कि आपने अगर कोई भी ट्रांसफर किया होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्स इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, वो आने वाले असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स दोगे आप। अगर बनता होगा, नहीं बनता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस भी तो उसी साल में दिखाओगे सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में। अब 45(1)A देखना क्या कह रहा है, 1A पढ़ो। कौन पढ़ेगा जोर से, नहीं एक्ट को पढ़ने की भाषा धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। ये क्या लिख रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन। हेलो मेरे साथ साथ, अच्छा ऐसा करते हैं हम सब मिलके साथ पढ़ते हैं, ठीक है, हम सब मिलके साथ पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में क्या लिखा था कि अगर आप कोई पिछले साल में टैक्स लगाओगे तो उसी साल में वो टैक्सेबल, अगर पिछले साल में कोई कैपिटल गेन कमाओगे, कोई प्रॉफिट या लॉस कमाओगे कैपिटल गेन से, तो शैल बी इनकम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स उसी साल में टैक्स लगेगा जिस साल में आपने ट्रांसफर करा। ये बात क्लियर थी ना 1 में। अब ये 1A में बदल गई अपनी बात को, 1A में एक्ट ने अपनी 1 वाली बात को काट दिया। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, यानी कि इस वाले सबसेक्शन 1 में जो लिखा था उसकी बात भूल जाओ, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो भूल जाओ। अब आप 1A में आ गए हो। वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और अदर एसेट अंडर द इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरर और amount of damage to or destruction of any capital asset as a result of, अगर इन 4 एक्शनों की वजह से, अभी देखते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ ये हो गया, then any profit or gain arising from receipt of such money or other assets shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of such person in the previous year in which such money or other asset is received। क्या ऊपर वाले में उसने बोला था कि पैसा मिलना चाहिए आपको, सबसेक्शन 1 में उसने पैसे की बात करी है कि सबसेक्शन 1 में ऐसा बोला कि आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जब आपको पैसा मिलेगा, ऐसा बोला सबसेक्शन 1 में नहीं। लेकिन 1A क्या कह रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी किसी एसेट को किसकी वजह से नुकसान होता है, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, कन्वर्जन ऑफ नेचर,
राइट, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोजन, एक्शन ऑफ एनिमी, एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन बाय कॉम्बैटिंग एनी एनिमी, वेदर विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वार। अगर इन 4 वजह से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो और आपको उस नुकसान के बदले में क्या मिलना चाहिए? इंश्योरेंस क्लेम भी तो मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए फ्लड आया, टाइफून आया, हरिकेन, जैसे अभी हिमाचल में बहुत सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई जनवरी फरवरी में, हिमाचल में पीछे अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ना। हिमाचल में जो प्रॉपर्टी बर्बाद हुई लोगों की, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रखा था तो अब उनको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगर फ्लड, टाइफून, हरिकेन, अर्थक्वेक, सिविल वार के एनिमी वार, एनिमी अटैक, इन वजह से आपकी किसी भी एसएससी की कोई प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, अर्थक्वेक की वजह से डैमेज होता है, डिस्ट्रक्ट होती है, तो क्या आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है? आप बताओ, अगर किसी एसएससी की कोई प्रॉपर्टी हिमाचल में बाढ़ में भूस्खलन की वजह से डैमेज हो गई, क्या उस एसएससी ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी? नहीं करी, ट्रांसफ़र तो नहीं करी, लेकिन उसको इंश्योरेंस क्लेम मिला। मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, इंश्योरेंस क्लेम मिला 50 लाख रुपए का, तो क्या कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा? लेकिन अभी तो आपने बोला ट्रांसफर करी नहीं उसने, अभी तो आपने बोला ट्रांसफर नहीं करी, अभी नहीं बोला आपने। 8 मतलब 7 आप लोग 3 क्लास में 10 लोग झूठ बोल रहे हो एक साथ। ट्रांसफर करी थी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कैपिटल गेन कैसे आएगा? कैपिटल गेन कब आता है? ऑन ट्रांसफर इंक्लूड, हाँ, डिस्ट्रक्शन एक्सटिंग्विशमेंट भी तो है। ट्रांसफर इंक्लूड क्या था? डिस्ट्रक्शन और एक्सटिंग्विशमेंट। तो डिस्ट्रक्ट हो गई ना प्रॉपर्टी। ट्रांसफर बेचने से मत लगना, आपने अपना राइट छोड़ दिया, नहीं डिस्ट्रक्ट हो गए। डिस्ट्रक्शन भी तो उसके अंदर शामिल है, डिस्ट्रक्शन और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट है ना, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द राइट, सब कुछ है, तो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को इन 4 वजहों से कोई डैमेज होता है, इन 4 वजह की वजह से डैमेज होता है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो आपको पैसा ट्रांसफर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कब? इन द ईयर इन विच यू रिसीव द मनी, जिस साल में आप पैसा मिलेगा। मान लीजिए हिमाचल में किसी एक एरिया में लैंडस्लाइड हो गई है ना, जो ये हिमाचल में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अभी लेटेस्ट न्यूज, अभी अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो थोड़ा बहुत कहीं कभी कभी रील स्क्रॉल करते ऐसी चीज़ें भी तो आ जाती है काम की चीज़ें कि हिमाचल में देखो कितना बर्बादी हो गई। तो अगर अचानक आपकी नज़र में पड़ा होगा, नहीं तो ऐसी सिमिलर कोई भी इंसिडेंट मान लो, तो जहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया वहाँ पे तो दोबारा सरकार ज़मीन बना नहीं सकती। पहाड़ के इलाके में ज़मीन कोई बनती है दोबारा। मान लीजिए सरकार ने कहीं और जगह को काट के आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया, गवर्नमेंट ने आपको उसकी जगह पे दूसरी ज़मीन दे दी आपको, चलो आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाओ आप। तो अगर आप वहाँ से जाके वहाँ शिफ्ट हो गए तो क्या हुआ? आपको एक एसेट के बदले में दूसरी एसेट मिल गई है ना, पैसा नहीं मिला, एक एसेट के बदले में क्या मिल गई? दूसरी एसेट। तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? लगेगा। आपकी क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। अब की बार एक्सचेंज की वजह से हो रहा है, ट्रांसफर के अंदर एक्सचेंज भी शामिल है। आपको एक जैसे क्या हुआ, अगर आपको याद होगा टिहरी में डैम बना है, टिहरी गढ़वाल में बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट डैम बना है, पता है ना आपको टिहरी डैम? तो जो टिहरी डैम बना है, जो पुरानी टिहरी के लोग थे उन्हें ट्रांसफर करके सरकार ने नई टिहरी बसाई है ना, याद है? सुना है आपने? अरे हिंदुस्तान के ही नागरिक हो ना, अरे इसी देश के नागरिक हो। टिहरी में जो डैम बना है, उस टिहरी डैम के जो टिहरी गांव था पुराना, उस गांव के सारे लोगों को सरकार ने जगह खाली करवाई, उनको गवर्नमेंट ने एक नई जगह दी, वहाँ पे नई टिहरी बसा के। तो वो क्या करा है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह, क्या वो जगह उन्होंने बेची है पुरानी टिहरी वाली? नहीं। क्या हुआ? वो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ। उसके बदले में हो सकता है उन्हें पैसा भी मिला हो, पैसा नहीं भी मिला तो नई जगह तो मिल गई, नई टिहरी में जाके बस गए। तो क्या होगा? कंपलसरी एक्विजिशन में कंपनसेशन कैसे मिला? एक्सचेंज में मिला। मॉनेटरी वैल्यू भी मिली होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सचेंज में तो मिला ही मिला। उन्हें पुरानी टिहरी से हटा के नई टिहरी में बसाया गया, क्योंकि वहाँ उन्होंने डैम बनाना था। तो जब नई टिहरी में गए तो वो क्या हुआ? रिसीव ऑफ एसेट, आपको कंपनसेशन क्या मिला, उसके बदले में एसेट मिल गई, तो कैपिटल गेन आएगा। लेकिन हालांकि शायद वो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया था उस साल में, नहीं तो गवर्नमेंट लोग गाँव छोड़ते ही नहीं ना, कि तुम पुरानी पुश्तैनी ज़मीनें भी खो दे रहे हो, हमारे छीन ले रहे हो, और ट्रांसफ़र भी कर रहे हो, हमारे को घर से बेघर भी कर रहे हो, हम कहाँ अपने हिसाब से रहते थे अपने घर में, और उसके बाद तुम टैक्स भी ले लोगे। वो हो सकता है शायद उस पर स्पेशल केस में एग्जम्प्ट करा होगा, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है वो एग्जम्प्ट करा होगा सरकार ने। लेकिन
अगर नहीं करा तो जो नई टिहरी पुरानी टिहरी की जगह छोड़ के नई टिहरी में गए उसके बदले में जो लैंड वैल्यू में डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। किस साल आएगा? मान लीजिए सरकार ने ज़मीन एक्वायर करी 2019 में, आपको रिप्लेस करके जगह दी 2023 में, तो कैपिटल गेन किस साल आएगा? 2019 में कैपिटल आपकी पुरानी टिहरी की ज़मीन सरकार ने एक्वायर करी 2019 में, आपको नई टिहरी में बचाया 2023 में, तो कैपिटल गेन किस रहेगा? मतलब जुलाई 23 में आया मान लो 23-24, तो आपको कैपिटल गेन किस साल देना है? 23-24। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर किस साल मानी जाएगी? 19-20 में। प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड इन द ईयर 2019-20 एंड कैपिटल गेन टैक्स अराइजेज इन द ईयर 23-24 एज पर सबसेक्शन 1A, है ना? एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A ने बोला था। 1 तो बोला था इस साल ट्रांसफर करोगे हम उसी साल टैक्स ले लेंगे, लेकिन 1A कह रहा है अगर इन 4 वजह से आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो आपको कैपिटल गेन उस साल मिलने लगेगा जिस साल आपको पैसा मिल जाए या उसके बदले में एसेट मिल जाए। एसेट के बदले में एसेट मिल जाए या पैसा मिल जाए, उस साल कैपिटल गेन लगेगा। इन द ईयर ट्रांसफर नहीं लगेगा। लेकिन ट्रांसफर माना किस साल जाएगा? जिस साल आपकी एसेट ट्रांसफर हो गई ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन और कुछ भी। पूरे कैपिटल गेन में ध्यान रखना कि आपकी एसेट ट्रांसफर किसी और साल में हुई होगी, कैपिटल गेन उसी साल में भी लग सकता है, उससे अगले वाले साल में भी, ये ध्यान रखना। तो 45(1) ने क्लियर कर दिया कि जिस साल ट्रांसफर होगा हम उस साल कैपिटल गेन नहीं लेंगे, लेकिन कैपिटल गेन पे टैक्स उस साल लेंगे जिस साल आपको मनी मिल जाए या एसेट मिल जाए। बात क्लियर हो गई 45(1)। अब 1B क्या कह रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग, ये शायद आपको ऑनलाइन में दिख रहा है स्क्रीन 1B वाली, बहुत कम दिख रहा हो, कोई बात नहीं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, फिर ये सबसेक्शन 1 के बाद जा रहा है 1 पे पास बार बार। पता क्यों जा रहा है? क्योंकि 1 क्या कह रहा था कि हम आप उससे उस साल कैपिटल गेन लेंगे जिससे आप ट्रांसफर करोगे। 1 तो बार बार यही कह रहा है ना। 1 ने बोला ट्रांसफर वाले साल में नहीं लेंगे, उस साल लेंगे जिस दिन पैसा मिलेगा, इसलिए बार बार ये 1 पे जा रहा है कि 1 की बात भूल जाना। 1 तो उसी टैक्स मांग रहा है जब ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन 1A ने बोला जब पैसा या एसेट मिलेगी तो करेंगे। अब 1B क्या कह रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर द यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच exemption under clause 10D of section 10 it does not apply on account of the applicability of the 4th and 5th proviso thereof। अब मतलब इसका क्या है? मैंने आपको पिछली बार बोला था, सरकार ने क्या करा था 1 फरवरी 2021 से, फरवरी में बजट आता है, सरकार ने उसी दिन से ना जिस दिन बजट आया उस दिन नोटिफाई कर दिया कि जनरली बजट के प्रोविजन 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये यूनिट लिंक वाला प्रोविजन उसी दिन से नोटिफाई कर दिया था जिस दिन बजट आया था। सरकार ने बोला था कि अगर आप 1 फरवरी 2021 या उसके बाद यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान खरीदते हो और अगर उसकी एनुअल प्रीमियम अप टू ₹2.5 लाख है, 2.5 लाख या उससे कम है, अगर उसकी एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो आपको सेक्शन 10(10)D में एग्जम्पशन मिलेगा, जैसे LIC की सभी पॉलिसी में मिलता है। जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हो, मैक्सिमम केस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सेक्शन 10 क्लॉज 10D में एग्जम्प्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उनकी मैच्योरिटी का मतलब है जब भी उनका टेन्योर खत्म होगा तो आपकी दी हुई प्रीमियम प्लस LIC बोनस कहती है, उसे इंटरेस्ट नहीं कहती है, वो बोनस कहती है, वो सारा आपको वापस मिलेगा। वापस मिलेगा तो एग्जम्प्ट है कहाँ पे? सेक्शन 10 क्लॉज 10D के अंदर। ठीक है, सेक्शन 10 क्लॉज 10D में, सेक्शन 10(10)D में वो एग्जम्प्ट है। ऐसे यूलिप भी एग्जम्प्ट है, आज भी एग्जम्प्ट है, लेकिन 1 फरवरी 2021 से उन्होंने बोला यूलिप पे आने वाला, एक तो पहली बात यूलिप पे जो गेन आता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है क्योंकि मैच्योरिटी उसकी 12 महीने के बाद होती है ना। अगर कोई भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 12 महीने के बाद जब मैच्योरिटी लोगे तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, एक तो चीज़ जानेगा। तो अब कोई भी यूलिप पे गेन आएगा और 1 फरवरी 2021 या उसके बाद आपने यूनिट लिंक प्लान इंश्योरेंस प्लान खरीदा है तो उसकी अगर साल की प्रीमियम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा होगी तो उसकी मैच्योरिटी क्या है? टैक्सेबल है, ध्यान रखना। यानी कि उसके ऊपर सेक्शन 10 क्लॉज 10D की एग्जम्पशन नहीं लगेगी। अगर देखो ऐसे कह रहा हूं मैं आपको, ऐसे सुनते हैं, ये है 1 अप्रैल 2018, ये है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2022। आपने यूलिप खरीदी, इतना गंदा यू, आपने एक यूलिप होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, यूनिट
लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब इसके अंदर जो आपको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा वो मार्केट से रिलेटेड है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी यूलिप में इंश्योरेंस करती है आपका, वो इस पैसे को उठा के स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट लगा देगी, इसका रिस्क इसको स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड होता है। बाकी जो एंडोमेंट प्लान होते हैं और जो दूसरे इंश्योरेंस के प्लान होते हैं, उनमें मार्केट का रिस्क एसएससी के हाथ में नहीं होता, कंपनी के हाथ में होता है। इंश्योर्ड पर्सन है उसको मार्केट रिस्क से कोई लेना नहीं, लेकिन इसका रिस्क और रिवार्ड दोनों मार्केट के साथ चलते हैं और वो इंश्योर्ड पर्सन को झेलने पड़ सकते हैं। तो आपने यूलिप पॉलिसी ली और इसकी एनुअल प्रीमियम देखो, आपने एक यूलिप प्लान लिया था 1 अप्रैल 2018 को, आपकी एनुअल प्रीमियम थी 3 लाख रुपए। तो कोई तकलीफ नहीं है, इसकी मैच्योरिटी आएगी तो एग्जम्प्ट है ना, आप समझ रहे हो। इसकी मैच्योरिटी जब ये 2 साल 3 साल 10 साल बाद जब ये पैसा मिलेगा आपको, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट क्या है, एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट होने का मतलब आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपने 1 अप्रैल 2021 यानी कि विच इज आफ्टर, ऑन और आफ्टर है, यहां पे ध्यान रखना, ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, इस दिन के बाद आपने ये प्लान कब खरीदा, इसके बाद ही खरीदा 1 फरवरी 2021 के बाद। इसकी एनुअल प्रीमियम 2 लाख रुपए, इसकी मैच्योरिटी मान लीजिए 10 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी आई 8 लाख रुपए, तो आपको गेन कितना हुआ 6 लाख रुपए। क्या टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये मैच्योरिटी है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ये परचेज प्राइस था, ये मैच्योरिटी है 2 लाख रुपए, हाँ, और मैच्योरिटी आई 8 लाख। और इस ये परचेज प्राइस था, ये प्रीमियम है, इसकी मैच्योरिटी आई 11 लाख, कैपिटल गेन कितना आया 8 लाख। अब कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा, पहले वाले केस में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, नो कैपिटल गेन। क्यों, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी, द मैच्योरिटी, ये होल मैच्योरिटी वाज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10D। 10D में ये पूरा एग्जम्प्ट था, इसलिए नहीं लगता था। क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। 2022 में जो खरीदा आपने, ये सॉरी हाँ 2022 में खरीदा, 1 अप्रैल 2022 को खरीदा था जो, ये भी 1 अप्रैल 2022 को खरीदा। हाँ जी 21 वाला कौन सा केस था सर? 21 के बाद खरीदने पे यूलिप में से 10D की एग्जम्पशन हटा ली सरकार ने, टू द सर्टेन एक्सटेंट। अगर आप 1 फरवरी 2021 या उसके बाद खरीदोगे तो सर्टेन एक्सटेंट सरकार ने सेक्शन 10D की एग्जम्पशन अबॉलिश कर दिया, हटा दी है, टू द सर्टेन एक्सटेंट। वो क्या है, अगर आपकी एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा होगी तो सेक्शन 10D की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। इसकी मैच्योरिटी, अगर मान लो इसकी मैच्योरिटी आई 4 लाख रुपए, मान लेते मैच्योरिटी 4 लाख की आई, तो कितना डिफरेंस आ गया 31। तो ये कैपिटल गेन टैक्स इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आपने प्रीमियम, अगर देखो मैं कहना क्या जा रहा हूं, मैं आपको सिंपल बात कर रहा हूं, अगर आपकी एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो सेक्शन 10D आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात समझो। एनुअल प्रीमियम कितनी है इसकी, ग्रेटर देन 250 है ना। अगर आपकी एनुअल प्रीमियम, 2 बातें याद रखनी है बस, एक एनुअल प्रीमियम और एक डेट ऑफ परचेज। आपने 1 फरवरी 2021 या उसके बाद खरीदा और उसकी साल की प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा है, 2,50,000 और उससे ज़्यादा है, तो आपकी जो भी मैच्योरिटी आएगी उसमें सेक्शन 10D की एग्जम्पशन नहीं लगेगी। वो क्या कह रहा है, 4th और 5th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10D की बात कर रहा है। सेक्शन 10D के 4th और 5th प्रोविजन में लिख डाल दिया जाके उन्होंने, अगर कोई यूलिप पॉलिसी सेक्शन 1 फरवरी 2021 के बाद खरीदेगा एंड एनुअल प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ रुपीज 2,50,000, 2,50,000 से ज़्यादा उसकी एनुअल प्रीमियम होगी, द एंटायर मैच्योरिटी सेल बी टैक्सड, सारी मैच्योरिटी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन इस वाले के खरीदे तो 1 फरवरी 2022 के बाद ही है, लेकिन एनुअल प्रीमियम कितनी है, तो इस पे 10D की एग्जम्पशन मिलेगी, 8 लाख पे नहीं मिलेगी, मिल जाएगी 10D पे एग्जम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि एनुअल प्रीमियम क्या है, 2.5 लाख से कम। तो वो जो सबसेक्शन बोल रहा है 45 का, क्या बोल रहा है वो, कि मैच्योरिटी आप क्या करोगे, एक तो यूलिप पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद खरीदो, प्लस उसकी प्रीमियम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तो 10D मिलता रहेगा। लेकिन अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई तो आपके लिए पूरी पॉलिसी पे क्या होगा, सेक्शन 10D की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, कैपिटल गेन आ जाएगा। 2 आ गया समझ में, ठीक है। अब 2A,
सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A, where any person has had any time during the previous year the beneficial interest in any securities, then any profit or gain arises from transfer made by the depository or participant of such beneficial interest in respect to the security shall be chargeable to income tax of the beneficial owner of the previous year in which such transfer had took place, shall not be regarded as the income of the depository who is deemed to be the registered owner of the security by virtue of subsection 1 of section 10 of Depository Act 1996 for the purpose of section 48 and proviso 42A। क्या कह रहा है कि अगर कोई सिक्योरिटी का मतलब होता है वो लिस्टेड शेयर और डिबेंचर वगैरह, अगर लिस्टेड शेयर्स और डिबेंचर ट्रांसफर होते हैं तो कौन ट्रांसफर करता है? अगर आप लिस्टेड शेयर खरीदते हो और बेचते हो, कौन बेचता है? डिपॉजिटरी बेचता है ना, एनएसडीएल के थ्रू तो बिकते हैं। अगर आप लिस्टेड शेयर खरीदते हो और बेचते हो तो किसके थ्रू बेचते हो? एनएसडीएल के थ्रू बेचते हो। तो क्या वो इनकम एनएसडीएल की है? नहीं, उस एसएससी की जिसके पास है, वो जिसके बिहाफ पे उसने बेचा, तो एनएसडीएल की से नहीं है। फॉर द डिपॉजिटरी सेल नॉट बी इनकम किसके लिए नहीं होगी? अंडर सेक्शन 48 क्या कहता है? 48 कहता है, सेक्शन 48 मीन्स हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन। सेक्शन 48 बताता है कि कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करा जाएगा। तो सेक्शन 48 के लिए 2A में उस डिपॉजिटरी की इनकम नहीं मानी जाएगी वो ट्रांसफर होने पे, है ना। यहाँ पे उसने ओवरराइडिंग सेक्शन कुछ नहीं बोला, यहाँ पे कुछ अलग बात बोल दी पूरी की पूरी। अब और आएगा ओवरराइडिंग सेक्शन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, द प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। यहाँ पे अभी एक बार इसके बाद बताना क्या हुआ। द प्रॉफिट एंड गेन राइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाई ए पर्सन और टू अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ द पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नॉट बीइंग ए कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी in which he is or becomes a partner or a member by way of capital contribution। मतलब मैं आपको इसको पढ़ के ये बता दूं, अभी ऊपर क्या बोल रहा है। अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से में शेयर कैपिटल की जगह में अपनी लैंड दे दे, है, आपने मान लीजिए किसी के साथ पार्टनरशिप करी, आपने बोला हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, हमने बोला कि 40-40 लाख रुपए एक पार्टनर लगाएगा। एक पार्टनर ने 40 लाख रुपए कैश दिए, दूसरे पार्टनर ने 40 लाख रुपए की अपनी जमीन दे दी, चलो तो ये जमीन पार्टनरशिप फर्म को दे रहा हूँ, आप इसमें ऑफिस खोल लेना अपना। बात समझ आई क्या हुआ? पार्टनर ने अपनी फर्म को अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में क्या दे दिया? अपनी लैंड, अपना घर दे दिया। चलो ये घर मेरा 40 लाख रुपए का घर है, यही आपको ऑफिस भी तो खरीदना ही है ना, तो ये फर्म, ये जो घर है, मैं देखो घर में ऑफिस खोलना और अपना घर फर्म के नाम पे ट्रांसफर कर देने में 2 बात फर्क है। अगर घर में ऑफिस खोल रहे हो तो क्या वो फर्म का ऑफिस फर्म के नाम पे ट्रांसफर है प्रॉपर्टी? नहीं। तो कैपिटल के लिए तो कैपिटल देनी पड़ती है ना। आप बोलो मैं आपके फर्म में पार्टनर हूं और 40 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े, जब मांगोगे तब दे दूंगा, क्या आपकी कैपिटल फर्म में आ जाएगी? आप बात समझ रहे हो मेरी? ऑनलाइन वाले बच्चों, आप 2 पार्टनर हो, दोनों ने 40-40 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करके कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना है। पार्टनरशिप डीड में हुआ कि दोनों लोग 40-40 लाख रुपए लगाएंगे। पार्टनर ए ने 40 लाख रुपए दे दिए, पार्टनर बी कह रहा है 40 लाख मेरे बैंक में पड़े, चिंता मत कर, जिस दिन बोलेगा उसने दे दूंगा। क्या फर्म में पार्टनर बी की कैपिटल आ गई? नहीं आई। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि पार्टनर बी ने बोला 40 लाख रुपए का मेरा घर है, इस घर में आप ऑफिस खोलो, यहाँ पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, को किराया मत देना। क्या बी ने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन फर्म को दे दी? नहीं दी। तो कब देगा? जब वो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फर्म के नाम पे कर देगा, है ना। जब वो फर्म की अपनी प्रॉपर्टी घर है, ऑफिस है, उसकी रजिस्ट्री अगर उसने फर्म के नाम पे कर दी तो क्या हो गया? वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन चला गया फर्म में। यहां तक बात क्लियर हो गई? पार्टनर बी ने अपना जो रेजिडेंशियल ऑफिस, अपना जो रेजिडेंशियल घर था या एक ऑफिस था, वो ऑफिस सेल कर दिया। सेल करेगा तो पैसा लेगा ना, लेकिन पैसा लेना है उसने, पैसा तो लेना नहीं, उतनी तो कैपिटल ही देनी है ना। जितनी कैपिटल देनी थी उतनी वैल्यू का ऑफिस दे दिया उसने कंपनी में, यानी कि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया इन काइंड। अगर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में अपनी कोई एसेट ट्रांसफर कर देता है ना। मान लीजिए आपने पार्टनरशिप फर्म में ज्वेलरी की दुकान खोलनी है, ज्वेलरी की दुकान खोलनी है, आपने बोला मेरे पास तो कैश नहीं है, लोग घर से 40 लाख रुपए की ज्वेलरी पकड़ो, दुकान में रख दो। तो अब आपने क्या कर दी? कैपिटल एसेट क्या कर दी? कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दी फर्म के नाम पे, फर्म को दे दी ना आपने। तो कैपिटल एसेट, अगर आप कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दोगे तो ये ऊपर वाली बात तो यही कह रहा है 45(3) क्या कह रहा है? अगर कोई पार्टनर
अपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर देता है इन द फेवर ऑफ फर्म, तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी। ध्यान रखना इसमें दो चीज़ें आएंगी। मान लीजिए उस बिल्डिंग की जो ऑफिस बिल्डिंग है उसने खरीदी तो 40 लाख रुपए की थी, कह रहा भाई 40 लाख रुपए की बिल्डिंग है, मैं 40 लाख रुपए में तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ। दो चीज़ें ध्यान रखना इसके अंदर। इसमें एक सेक्शन और उलझ जा रहा है, दिक्कतें हो रही है। यहाँ तक की बात समझ आ रही है ना, बात कर रहे हैं? ये थे ए एंड बी एसोसिएट, ये इन्होंने फर्म बना दी। इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, कैपिटल 40 लाख बाई बैंक, बी का 40 लाख बाई प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट दे दी उसने बाई ट्रांसफर ऑफ। यहाँ तक बात ठीक है, बी ने प्रॉपर्टी दे दी, ट्रांसफर। अब दो बातें, ये तो उसकी 40 लाख रुपए की मान लीजिए ये फेयर मार्केट वैल्यू है, FMV। वो यही तो कह रहा है कि फेयर खरीदी तो उसने हो सकता है कई साल पहले थी, 10 लाख रुपए खरीदी उसने, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आज देखो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए, अगर तुम कहो तो मैं इसे बेच के 40 लाख दे देता हूँ, अगर तुम चाहो तो इसे फर्म के नाम पे ट्रांसफर ले लो और मेरी 40 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लो और मुझे पैसा मत देना, आप इसमें ऑफिस चलाओ, फर्म का ऑफिस चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, जो मर्जी चलाओ, 40 लाख की चाहिए ना तुम्हें, मैंने 40 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू पता करवा लो किसी से भी, मार्केट रेट लगाओ, 40 लाख रुपए हो गए। तो अब फर्म ने इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली अपने नाम पर। एक बात क्लियर हो गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्म ने क्या पार्टनर बी को कोई पैसे दिए? नहीं सर। फर्म ने कोई पैसे नहीं दिए, तो फर्म इस बिल्डिंग को अपनी एसेट में, अपनी बैलेंस शीट में कितने रुपए की दिखाएगा? बैलेंस शीट फर्म दिखाएगी ना, ये बिल्डिंग फर्म के नाम पे हो गई, तो फर्म इस बिल्डिंग को अपने यहाँ पे कितने पे दिखाएंगे? 40 लाख रुपए पे। हाँ जी, तो ए का सेल कंसिडरेशन कितना है? बी का कंसिडरेशन कितने का मिलेगा बी को? बी को कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन कितना होगा? 40 लाख रुपए। बी को क्या पैसे मिले हैं? तो कैपिटल गेन लगना चाहिए। बी को कोई पैसा मिला? नहीं। आंसर इज नो। इज बी लाइबल टू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स ऑन दिस ट्रांजेक्शन? क्या कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा बी को? लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने ट्रांसफर तो करी थी ना, ट्रांसफर कर दी। अब ये ट्रांसफर हुई है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो बी को कैपिटल गेन का टैक्स की इम्प्लीकेशन कब आएगी? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में या किसी और साल में? 22-23 में ही, 22-23 में ही आएगी। अब पता है क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? वो देखो यहाँ पे कितना अच्छे लोग हैं ये एक्ट बनाने वाले। अब आपको इस एक्ट को ऐसे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक की तो कथा समझ आ गई ना? हाँ, कथा ये है। देखो, हाँ जी, वापस द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन टू अ फर्म। बस यहाँ तक चलते हैं, बाकी सारी चीजें वो फर्म को दे दे, एओपी को दे दे, किसी को दे, बात तो एक है। बिकम द बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन के और अदरवाइज शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन हिज इनकम एज इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यानी कि कैसी बात कर रहा है ये? सेक्शन 1 जैसी, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 जैसी बात कर रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48, सेक्शन 48 क्या कहता है? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैसे कंप्यूट किया जाएगा? फॉर द, अब ये क्या कह रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एसोसिएशन और वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब कि फर्म, उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पार्टनर के लिए क्या माना जाएगा? फर्म ने अपने यहाँ पे कितने की मानी। तो अगर मान लो फर्म ये चाहे कि यार चलो बी भी तो अपना ही आदमी है, ए और बी दोनों ही तो मिलकर काम कर रहे हैं, अगर फर्म ने मान लो इस 40 लाख की एसेट को अपने यहाँ पे 20 लाख रुपए में रिकॉर्ड कर लिया, अपनी बिल्डिंग कितने की लिखी इसने? 20 लाख रुपए की। हो सकता है नहीं हो सकता? ए और बी में आपस में एग्रीमेंट है। या मान लो इस कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो 40 ही लाख रुपए का, लेकिन इसकी बिल्डिंग की कॉस्ट ना 80 लाख रुपए थी। थोड़ी देर के लिए ऐसे मानते हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो 40 लाख देना था, लेकिन इस बिल्डिंग की कॉस्ट थी 80 लाख रुपए। तो बी ने बोला एक काम करो, मेरी 80 लाख रुपए की बिल्डिंग ले लो, लेकिन तुम एक काम करो, अपनी वहाँ उसने फर्म में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखाना? 40 ही लाख। अब वो क्या कह रहा है
फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 यानी कि कैपिटल गेन निकालने के लिए द फेयर वैल्यू द वैल्यू ऑफ द बुक्स द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म सेल बी ट्रीटेड द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड। यानी कि फर्म ने 80 लाख रुपए की एसेट को अपनी बुक्स में कितने का दिखाया, 40 लाख। तो सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, बी के हाथ में सेल कंसिडर कितना माना जाएगा अब 40 लाख। देखो यही दोबारा पढ़ के आते हैं, यही बात बोल रहे हो, एक ही लाइन पढ़ते हैं। 48 द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म एंड as the value of the capital asset shall be deemed to the full value of consideration in received or accruing to result transfer of the capital asset। यानी कि एसेट जो फर्म अपनी बुक्स में जितनी की एसेट दिखाएगी बी के हाथ में उतना ही कैपिटल की उतनी ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। 80 लाख को फर्म ने अपने यहाँ पे 40 लाख में रिकॉर्ड करा, 40 लाख में रिकॉर्ड कर तो फर्म के बी के लिए कैपिटल गेन कितने सेल कितने की मानी जाएगी, 40 लाख रुपए की। तो अब इससे क्या करा, बी ने स्मार्टनेस दिखाई, बी ने ए और बी ने आपस में मिला, दोनों ही तो दोस्त थे, जब बिजनेस लॉन्ग टर्म में करना है तो एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। उसने बोला ठीक है काम करो ऐसा कर लो, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं, तेरी 80 लाख के एसेट हम 40 लाख में दिखा दें, तुझे कैपिटल गेन टैक्स देना भी पड़ेगा, तो 40 लाख पे देना पड़ेगा। अभी इसमें से तुम इसकी परचेज कॉस्ट पे जब टैक्स निकालोगे तो ये तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से कुछ कॉस्ट भी तो निकालोगे। मान लो इसकी कैपिटल इसे खरीदी थी इसने कभी 30 लाख रुपए की, तो 10 ही लाख पे तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स ने पता क्या करा, दूसरी साइड से जाके टांग अड़ा दी है। अब जब से ये आया है, ये बड़ा खतरनाक सेक्शन है 210, ये बड़ा खतरनाक है। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 ये क्या कहता है कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, टैक्स लगेगा इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट, जिसने ट्रांसफर करा उसके हाथ में। बी तो बच गया, लेकिन फर्म को क्या मान ले रहा है कि 80 लाख रुपए की चीज फर्म को 40 लाख में मिल गई, तो फर्म को कितने का फायदा होगा, 80 लाख की चीज 40 लाख में मिली। ये जो डिफरेंस है ग्रेटर देन 50,000 है ना, तो क्या मान लिया जाएगा, आईओएस की इनकम मान ली जाएगी। किसकी, 40 लाख रुपए की इनकम आईओएस की, किसकी, फर्म की, ए की भी नहीं बी की भी नहीं, फर्म की। तो अब फर्म इसके ऊपर टैक्स देगी और फर्म को टैक्स लगता है 30% का, फर्म को टैक्स लगता है 30% का, और इसको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर इसको लगता है तो इसको लगता है 20%, है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट लैंड विच इज लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो तो उस पर टैक्स लगेगा 20% और फर्म को लगेगा 30% का टैक्स। अब बता कोई फर्म अंडर वैल्यू करके रिकॉर्ड कर सकती है, अब अंडर वैल्यू करके रिकॉर्ड नहीं करेगी। इस पे 30% का टैक्स देने का मतलब है आप ए के हिस्से पे भी नुकसान पहुंचेगा। अब ए आपकी बात मानेगा, नहीं मानेगा, अब नहीं मानेगा। तो इसलिए वहां पे उसने लिखा है बड़ी सीधी सीधी भाषा में कि तुम जो वैल्यू फर्म रिकॉर्ड कर रही है कर लो, ठीक है। फर्म अपने यहाँ पे जो भी वैल्यू पे उस एसेट को रिकॉर्ड करेगी हम वही सेल कंसिडरेशन मानेंगे इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। लेकिन साथ में जाके सेक्शन 56(2) में डाल दिया, अगर जो मिलने वाली एसेट है उस एसेट की वैल्यू में और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में 50,000 से ज़्यादा या 110% से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो हम वो डिफरेंस अमाउंट रिसिपेंट के हाथ में आईओएस की इनकम में टैक्स लगा देंगे। ट्रांसफरर को कुछ दिक्कत नहीं है, जिसने ट्रांसफर ही है, जिसको एसेट मिली, यानी कि उस जो कम वैल्यू से उसने एसेट रिकॉर्ड करी थी उस 40 लाख पे फर्म को टैक्स देना पड़ेगा, तो वो काम खराब हो जाएगा। तो 3 ने ये बात बोली आपको, 3 वाली बात समझ आएगी। सेक्शन 45(3), अब सेक्शन 45(4) फिर कहाँ से आ गया। अच्छा, ये ट्रांसफर का किस साल लगेगा, ये कैपिटल गेन किस साल लगेगा, जिस साल आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा उसने पैसा कब मिलेगा, एक एसेट कब मिलेगी, कहीं लिखा है। यानी कि ये कैसी बात कर रहा है, जैसे सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 कर रहा था, या जैसे सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 ने बोला, ऐसा बोल रहा था। 1 वाला बात बोल रहा है या 1A वाली बात बोल रहा है, 1 वाली बात बोल रहा है। 1A में तो बोला था जिस साल पैसा मिलेगा उस साल ट्रांसफर होगा, उस साल कैपिटल गेन लगेगा। 1A ने बोला था जिस साल एसेट के बदले में एसेट मिल जाए या जिस साल एसेट के बदले में पैसा मिल जाए उस साल हम आपसे टैक्स मांगेंगे। लेकिन 1 बोल रहा है कि जब भी आप ट्रांसफर करते हो हम उसी साल इनकम मान लेंगे, तो वही बात ये भी कह रहा है। अब फिर वह सेक्शन 45(4) आ गया। सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1। अगेन वहीं चला गया कि सब सेक्शन 1 में जो बात बोली थी भूल जाना, अब इसी की बात पढ़ो। Where a specified person receives during the previous year any money or capital asset
और बोथ फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी इन कनेक्शन विद और इन विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अच्छा ये क्या कहानी हुई है, ये ना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ये बड़ा खतरनाक क्लॉज डाला है इनकम टैक्स ने, बड़ा खतरनाक क्लॉज। ये क्या कह रहा है कि मान लो आप 3 पार्टनर थे, ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर ने रिजाइन कर दिया, अब कितने बचे? 2 पार्टनर। ये क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया ना, पहले जो प्रॉफिट 3 में बढ़ता था अब कितने में बढ़ेगा? 2 में, ठीक है। अब जो रिटायर हो रहा है वो जितना उसकी कैपिटल एसेट, मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ये पूरा पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। आसान भाषा ये समझो कि मान लो उसकी जिस दिन वो रिटायर होता है, अगर आपको पार्टनरशिप के अकाउंट बने याद होंगे तो उस दिन पे आप क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, याद है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता नहीं था सर, बड़ी मुश्किल होती थी, समझ नहीं आता था कैपिटल कौन सी वैल्यू रिवैल्यूट करनी है, कौन सी डेप्रिसिएट करनी है ना। लेकिन कैसे न कैसे हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेते थे। तो जो रिवैल्यू अकाउंट रिवैल्यूएशन करोगे, रिवैल्यूएशन के बाद जो पार्टनरशिप फर्म में जो उसकी कैपिटल में आउटस्टैंडिंग बचेगा ना, मान लो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल का बैलेंस जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन उसकी कैपिटल का बैलेंस है 10 लाख रुपए। अगर वो 10 ही लाख रुपए लेके चला गया तो उसने कुछ फालतू लिए? नहीं लिए। 10 लाख उसके कैपिटल का बैलेंस था, दोगे ना, तो उसका कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन 10 लाख रुपए उसकी कैपिटल वैल्यू है, उसने बोला मैं रिटायरमेंट के टाइम पे 40 लाख रुपए लूंगा। तो 40 लाख रुपए क्यों ले रहा है पता है? कि देखो मैंने जब बिजनेस चालू करा था इतने साल हमने सबने मिलकर मेहनत करी है, इस बिजनेस की गुडविल यहाँ तक पहुँचाई है और इस गुडविल का आप आगे भी खाओगे। आगे आपसे कोई, जब आप किसी मान लो किसी दुकान में जाते हो तो आप किसी भी दुकानदार से पूछते हो कि इसमें तेरे में पार्टनर कौन कौन है? नहीं पूछते हो ना। आपको दुकान का प्रोडक्ट समझ आता है, ब्रांड समझ आता है, सामान खरीद देते हो, आपको उसका असली होने से लेना देना भी क्या। तो वो ये कह रहा है, रिटायरिंग पार्टनर कह रहा है देखो मैंने भी आपके साथ मेहनत करी, हम तीनों ने शुरू से मेहनत करी, बिजनेस को यहाँ तक ले आए, अब मेरे हेल्थ इश्यूज, मेरे फाइनेंस इशूज, मेरे किसी और सोशल इशूज मेरे को अलाउ नहीं कर रहे कि मैं आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू करूँ, तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उन्हें बोला ठीक है चले जाओ। आप चले गए तो अब आप 2 ऑप्शन है, जितनी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है वो ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो कह रहा है देखो मैंने इतनी मेहनत करी है, गुडविल का शेयर तो दो मुझे। गुडविल का शेयर देते थे ना पार्टनर को, वो अकाउंटिंग की भाषा थी, गुडविल का शेयर दे रहे थे आप। तो अब वो 10 लाख के बदले में कितने मांग रहा है? 40 लाख। तो 40 लाख रुपए जब देगा तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। या स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब वही है, रिटायरिंग पर्सन, ठीक है, और ऑन ड्यू टू डेथ और डिसोल्यूशन की वजह से जब पार्टनर एसेट को बटेगा। स्पेसिफाइड पर्सन वही है मेंबर ऑफ एसोसिएशन। अगर वो मेंबर ऑफ एसोसिएशन अपनी मेंबरशिप छोड़ के जाता है और उसके बदले में ज़्यादा पैसे लेगा तो क्या होगा? कैपिटल गेन। स्पेसिफाइड पर्सन में वही है। अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है, रीस्ट्रक्चरिंग में भी, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब मान लो ए बी सी 3 लोग थे, पहले 1:1:1 तीनों एक बराबर पर शेयर बांटते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या करा? पार्टनरशिप रेशो चेंज कर दी, पीएसआर कर दी, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तीनों पार्टनर सेम है, पीएसआर थी 1:1:1, तीनों बराबर शेयर लेते थे। लेकिन क्योंकि अब मान लीजिए कि 2 पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक ही पार्टनर सुबह शाम तक लगा रहता है, उसने बोला तुम तो कभी आते भी नहीं हो, मैं सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ, प्रॉफिट तुम बराबर ले लो, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं काम करके मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हें जो करना कर लो। उन्हें पता है हम तो कुछ करते नहीं है, प्रॉफिट अभी तक फ्री में खा रहे थे, चल इसकी आँख खुल गई तो अब मान लेते हैं क्योंकि आगे जो भी मिलेगा। तो अब पता लगा 1:1 की जगह पार्टनरशिप शेयरिंग रेशो हो गई 25-25 और 50, 2 लोगों को 25-25 मिलेगा, तीसरे को मिलेगा 50 जो सारा काम कर रहा है। तो ये क्या होगा? रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। इसके बदले में भी रीस्ट्रक्चरिंग में भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से कि चलो यहाँ तक का पैसा जो मेरा वो तो दे दो, बाकी आगे वाले सालों में ऐसा करेंगे, तो रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। तो अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन कोई पैसा मिलता है, उसे एडिशनल पैसा मिलता है, तो कैपिटल गेन टैक्स अराइज हो जाएगा, कैपिटल गेन ट्रिगर हो जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एनी स्पेसिफाइड पर्सन। अगर वहाँ पे क्या लिखा था? ट्रांसफर होना था ना सेक्शन 45(1) में, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो अपना पार्ट छोड़ के जा रहा है, उसके बदले में उसने ज़्यादा पैसा ले लिया। ट्रांसफर कोई हुआ क्या? गुडविल वो लेके चला गया? नहीं, गुडविल लेके नहीं गया है, वो तो अपने के बदले में, गुडविल के बदले में क्या ले गया? शेयर ले गया। तो इनकम टैक्स क्या कह रहा है कि आप क्या कह रहे हो, जो मान लीजिए फर्म ने 4 बिल्डिंग खरीद रखी थी, ठीक है, फर्म ने 4 बिल्डिंग खरीद रखी थी, फर्म की एसेट में बिल्डिंग है, जिस दिन बिल्डिंग खरीदी थी उन दिन उनकी वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, लेकिन जिस दिन पार्टनर जा रहा है उसकी वैल्यू है 4 करोड़। जिस दिन खरीदी थी वैल्यू 1 करोड़, बुक में वैल्यू क्या होती है? हमेशा एक हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है ना। लेकिन जब पार्टनर जाता है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, तो मान लिखा था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 4 करोड़,
तो यानी कि अब उसे क्या चाहिए, 1 करोड़ की वैल्यू में जो 4 करोड़ का एप्रिसिएशन है वो भी तो चाहिए। जो पार्टनर कह रहा है भाई हम सब ने मेहनत करके तो 1 करोड़ की एसेट खरीदी थी, आज उस एसेट की वैल्यू 4 करोड़ है, मैं छोड़ के जाऊंगा, तुम कल सवेरे बेच दोगे, तुम्हें 4 करोड़ रुपये मिलेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा, तो मेरे को उस 4 करोड़ के बदले का हिस्सा भी दो। क्या फर्म ने वो बिल्डिंग बेची है किसी को? नहीं सर। हेलो, नहीं बेची है, लेकिन फर्म ने उस आदमी को उस 4 करोड़ का एप्रिसिएशन वैल्यू दे रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को, दे रहे हैं ना रिटायरिंग पार्टनर को। तो जब 45(1) क्या करता, ऑन ट्रांसफर, आपकी बार क्या ट्रांसफर हुआ है, लिख रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, जो वहाँ 1 में लिखा था ना, भूल जाना, 1 तो क्या करता, कब आएगा, ट्रांसफर पे, लेकिन यहाँ पे तो ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, वो बिना ट्रांसफर के रीवैल्यूएशन की वजह से पैसा ज़्यादा ले रहा है अपनी कैपिटल गेन की वजह से, तो उसके पास कैपिटल गेन आ जाएगा। बात समझ आ गई? फर्म ने प्रॉपर्टी बेची नहीं है, फर्म ने प्रॉपर्टी की रिवैल्यू करी, किसी अप्रूव्ड वैल्यूअर से वैल्यू कराई, उसने बोला आज इन प्रॉपर्टी की वैसे वैल्यू 4 करोड़ रुपए है, आज इनकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए है, तो वो कह रहा है 4 करोड़ के हिसाब से मेरे हिस्से का इसमें पैसा मेरे को वापस दे दो, तुम तो जिस दिन बेचोगे उस दिन बेच लेना, मैं आज जा रहा हूँ तो मेरा हिस्सा इसमें से दे दो, 4 करोड़ में जो मेरी गुडविल बनती है, जो मेरा शेयर बनता है वो दे दो। तो अब फर्म ने बेचा नहीं है, लेकिन पैसे देने पड़ रहे हैं पार्टनर को, तो स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्ड एनी स्पेसिफाइड शेयर, है ना। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन 1 में क्यों, सबसेक्शन 1 तो कहता है ट्रांसफर होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन वो अपना हिस्सा लेके जा रहा है, तो भी कैपिटल गेन आ जाएगा। ये कौन था, सेक्शन 45(4)।